नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का अपने YouTube चैनल टीसी लर्नर्स में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों मैं सीडीपी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं जो कि आपके केवीएस पीआरटी के लिए दोस्तों केवीएस जो पीआरटी का एग्ज़ाम होने वाला दोस्तों उसके लिए कुछ सीडीपी के कह सकते हैं कि बाल विकास कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं दोस्तों जिनकी श्रृंखला मैं लेके आया हूं। ठीक है, सभी प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है। इस पहले क्वेश्चन में देखिए क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासा के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया था। जॉन बी वाटसन ने, लेव वागोस्की ने, जीन पियाजे, लॉरेंस कोहलरबर्ग। तो निम्नलिखित में किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासा के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक और सांस्कृतिक, जहाँ पे सामाजिक और सांस्कृतिक की चर्चा हो दोस्तों, वो किसका सिद्धांत होता है? लेव वागोस्की का सिद्धांत होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है करा कि जिंग सा पहेली को करते हुए समय 5 साल की नाजमा स्वयं से कहती है कि नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं है, गाढ़े रंग वाला जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोस्की किस तरह किससे संबोधित करते हैं? व्यक्तिगत वार्ता, ढांचा या पाठ जिसे बोलते हैं, जोर जोर से बोलना, आत्म केंद्रित वार्ता। दोस्तों स्वयं से बात करने की जो वार्ता होती है, जब बच्चा कोई कार्य करता है और स्वयं से बातचीत करता है, इसलिए कार्य करता है ताकि अपने कार्य को दिशा दे सके। तो इस प्रकार की वार्ता को वाइगोस्की ने व्यक्तिगत वार्ता का नाम दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सभी क्वेश्चंस आपके केवीएस एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है करा है कि भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी होती है? ऑप्शन एक है जन्म पूर्व अवधि, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था। तो भाषा अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील जो समय होता है वो क्या होता है? प्रारंभिक बाल्यावस्था का समय सबसे संवेदनशील माना गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है करा है कि निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलरबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? प्रसुप्ति अवस्था, सामाजिक अनुबंध अभिन्यास, मूल संक्रियात्मक अवस्था या उद्योग बनाम अधीनता अवस्था। तो दोस्तों आपको बता दें कि इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब होगा कि लॉरेंस कोहलरबर्ग द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की कौन सी एक अवस्था है? तो सामाजिक अनुबंध अभिन्यास जो है एक नैतिक विकास की अवस्था है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। यह किसका उदाहरण है? जेंडर पक्षपात का, जेंडर पहचान का, जेंडर संबंधवाद का या जेंडर समरूपता का? दोस्तों ये किसका उदाहरण है? जेंडर पक्षपात का। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कह है कि निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूल संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? तो जीन पियाजे के मूल संक्रियात्मक अवस्था जो होती है उसका टाइम कब से कब तक का है? 7 से लेके 11 वर्ष तक का समय होता है। इसके में कौन सा विशेषता पाई जाती है? ऑप्शन एक है कि परिकल्पित निगमनात्मक तर्क साध्यात्मक विचार, संरक्षण कक्षा समावेशन, थर्ड है आस्थगित अनुकरण या पदार्थ स्थायित्व, ऑप्शन 4 है प्रतीकात्मक खेल तथा विचारों की अनुक्रमणिकता। तो इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब होगा क्या है? संरक्षण एवं कक्षा समावेशन पाया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सेकंड है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? स्कीमा,
अवलोकन, अधिगम, अनुबंधन या प्रबलन। तो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में लिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है, इसमें से कौन सी पियाजे की संरचना है, स्कीमा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या करा है, कहा कि एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को तैयार नहीं करना चाहिए, कभी कभी तैयार करना चाहिए, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए या तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा दोस्तों, एक समावेशी कक्षा वो होती है जिसमें सभी बच्चों का बिना किसी भेदभाव का और सबका स्वागत होता है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को तैयार नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। कभी कभी तैयार करना चाहिए, ये भी गलत है दोस्तों। सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए हमेशा के लिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, करा कि पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं। न्यून अवधान विकार, अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाहिता या धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, एक ही गति विषयक कार्य को बार बार दोहराना। तो धारा प्रवाह पढ़ने की जो क्षमता होती है वही क्या कहलाती है, पठन वैफल्य कहलाती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कहा कि आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्ट तथा भ्रांतियों को समझना, विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना, रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य जो है वो क्या होता है कि संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता एवं भ्रांतियों को समझना। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर सेकंड है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती रहती है, इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है। रूही जो है किसी भी समस्या के एक से अधिक समाधानों के बारे में सोचती रहती है, इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है, सृजनात्मक विचार। ठीक है, उसमें नई नई चीज़ों को करने की क्षमता। इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। करा कि संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से यंत्रवत याद करने पर आधारित है, प्रबलन पर केंद्रित है, अनुबंधन द्वारा अर्जित है, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। तो संरचनावादी ढांचे में अधिगम जो प्राथमिक रूप से अवबोधन की प्रक्रिया पे केंद्रित है। इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा। क्योंकि संरचनावादी ढांचे में अधिगम जो होता है प्राथमिक रूप से अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित होता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होता है, बच्चों के अनुभव को प्रमुखता देना, यंत्रवत याद करना, योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकृत करना। जहाँ पे दोस्तों बल्कों की अलगाव की बात की जाए वो बिल्कुल गलत होता है। ठीक है, याद करने की बात भी गलत होती है। बच्चों के अनुभव को प्रमुखता देना, इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि शिक्षक बच्चों के जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं। सहज करने का मतलब होता है आसान कर सकते हैं। ठीक है, जो उनकी जटिल अवधारणाएं जिस चीज़ को आसानी से समझ नहीं पाते हैं, उनको समझने में कठिनाई होती है, उसको एक शिक्षक कैसे सरल कर सकता है। ठीक है, एक व्याख्या देकर, प्रतियोगितात्मक अवसरों की व्यवस्था करके, बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करा के। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। वैयक्तिक भिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है। लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त अनुवांशिक संकेत पद्धति, जन्मजात विशेषताएं, पर्यावरणीय प्रभाव या अनुवांशिक एवं पर्यावरण के बीच के जटिल पारस्परिक क्रिया जो होती है वही क्या कहलाती है, वैयक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण होती है। इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, करा कि निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है।
कहने का मतलब है कि शारीरिक वृद्धि और विकास जो होता है किस अवधि में सबसे तीव्र गति से होता है? शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था, किशोरावस्था या किशोरावस्था और वयस्कता में। तो जो शारीरिक विकास का वृद्धि और विकास सबसे तीव्र गति से कब घटित होता है? शैशवावस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान शारीरिक विकास जो होता है बहुत तीव्र गति से होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि विकास की किस अवस्था की कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस द्वारा संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा गया है? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था या प्रौढ़ावस्था? तो आपको बता दें दोस्तों कि विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस द्वारा संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा गया है? तो बाल्यावस्था को अनोखा काल कहा गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया था? स्पीयरमैन ने, गार्डनर ने, गोलमैन, जॉन मेयर? तो बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था? गार्डनर के द्वारा दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? विकास जो है कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? ऑप्शन एक है एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत या अंतः संबंध का सिद्धांत। तो निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित दोस्तों ये जो है विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया जो है वो किससे संबंधित है? निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है। इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि अभिपेड़ा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे? अब्राहम मैरी, विलियम जेम्स, मैकडूगल या सिम्पसन? तो अपेड़ा के मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? मैकडूगल ने प्रतिपादित किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि निम्न में क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बिल्कुल गलत बात है दोस्तों। यही कह रहा है कि शिक्षक की भूमिका क्या नहीं होनी चाहिए? कि शिक्षक की भूमिका ये होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि समावेशी कक्षा ऐसी होती है जिसमें सभी बच्चों का स्वागत होता है, चाहे किसी भी टाइप के हों। ठीक है, तो उसमें अगर निःशक्त बच्चों पर शिक्षक ध्यान नहीं देगा तो उनका विकास कैसे होगा, उनकी पढ़ाई लिखाई कैसे होगी? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि बच्चों की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है सामाजिक विकास से, नैतिक विकास से, शारीरिक विकास से या भावात्मक विकास से? तो बच्चे की वृद्धि मुख्यतः किससे संबंधित होती है? शारीरिक विकास से। ठीक है दोस्तों, अगर शारीरिक सही नहीं रहेगा तो किसी भी तरह का उसका विकास संभव नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे क्या करना चाहिए? बच्चों को नजरअंदाज कर देना चाहिए, बच्चे को दंड देना चाहिए, तत्काल घर वापस भेज देना चाहिए, बच्चे को परामर्श देना चाहिए? दोस्तों यदि एक शिक्षक जो है कक्षा में एक बच्चे को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है या उसमें कोई दिक्कत है, ठीक है, उसके लिए क्या करना चाहिए? बच्चे को परामर्श देना चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं छात्रों के सर्वांगीण विकास से, शैक्षिक संस्थानों के विकास से, छात्रों के मानसिक विकास से, छात्रों के वृत्तिक विकास से। तो पाठ्य सहगामी क्रियाएं जो होती हैं मुख्यतः किससे संबंधित होती हैं? छात्रों के सर्वांगीण विकास से संबंधित होती हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कहा कि निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहा जाता है? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत को, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत को, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को या सूज का सिद्धांत? तो किसको पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहा जाता है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत को पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, करा कि मॉरिशस ने बौद्ध स्तर के शिक्षण प्रतिभान में 5 पदों का वर्णन किया है। ए हैं, कौन कौन से 5 पद हैं और उनका क्रम बताना दोस्तों। 5 पद हैं, प्रस्तुतिकरण, खोज, संगठन व्यवस्था, आत्मीकरण या वाचन या अभिव्यक्ति। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभिव्यक्ति जो है वो सबसे लास्ट में आएगी, ठीक है। और फर्स्ट पे क्या होगा, फर्स्ट पे होगा आपका खोज करना जो है वो फर्स्ट पे आ जाएगा, ठीक है। और फर्स्ट पे आपका खोज करना फर्स्ट पे होगा और प्रस्तुतिकरण जो है आपका सेकंड पे होगा और उसके अलावा जो आत्मीकरण है वो आपका थर्ड पोजीशन पे आएगा और फोर्थ पे जो आएगा संगठन या व्यवस्था करना। तो इस हिसाब से दोस्तों मैं आपको बता सकता हूँ इसका राइट जवाब क्या होगा, 2, 1, 4, 3 और 5 होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट जवाब होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। यह कथन किसका है, यह किसके द्वारा कहा गया था। हालिंग वर्थ द्वारा, गेट्स व अन्य द्वारा, स्किनर या रास के द्वारा। तो दोस्तों आपको बता दें कि सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण है जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जब सीखने की प्रक्रिया में कोई भी उन्नति नहीं होती है। तो यह किसका कथन है, रास के द्वारा एक कथन कहा गया था कि रास का एक कथन है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। यह किसने कहा था, गिलफोर्ड, क्रो एंड क्रो ने, वुडवर्थ या स्किनर ने। यह दोस्तों किसके द्वारा कहा गया था, गिलफोर्ड के द्वारा कहा गया था कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है या सीखना कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं B.F. स्किनर, थॉर्नडाइक, I.P. पावलोव, R.M. गैने। दोस्तों आपको बता दें कि द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है, R.M. गैने हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावी होगा जब जब बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा, तभी जो है बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षक की क्या भूमिका है, अधिनायक की, अनुमति परक की या सुविधादाता या सत्तावादी। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार एक शिक्षक की क्या भूमिका होती है, सुविधादाता के रूप में होती है, जो सभी सुविधाएं स्कूल में बच्चों को प्रदान करता है। इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कहा कि डिस्फेजिया क्या है, लेखन में समस्या, गणना में समस्या, पठन में समस्या या भाषाई असामान्यता। तो डिस्फेजिया जो होती है दोस्तों, डिस्फेजिया ये क्या होती है, भाषाई असामान्यता होती है, ठीक है। अगर गणना में दोष है तो डिसकैलकुलिया होगा, पठन में दोष है या समस्या है तो डिसलेक्सिया होगा, और लेखन में समस्या हो तो डिसग्राफिया होगा, ठीक है। और डिस्फेजिया क्या होता है, भाषाई असामान्यता जो होती है वो क्या होती है, डिस्फेजिया होती है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास की 4 प्रमुख अवस्थाओं का प्रतिपादन करता है, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, वाइगोस्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत या कोहलर वर्ग का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, बंडूरा का सामाजिक सीखने का सिद्धांत। दोस्तों आपको बता दें कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास की 4 प्रमुख अवस्थाओं को प्रतिपादित करता है। तो किसके द्वारा 4 प्रमुख अवस्थाएं दी गई हैं, वो पियाजे के द्वारा संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं प्रतिपादित की गई हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट
कराए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। अधिगम प्रक्रिया तथा परिमाण है। अधिगम एक सतत प्रक्रिया है। अधिगम व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया है। उपरोक्त सभी। दोस्तों आपको बता दें कि अधिगम क्या है। अधिगम प्रक्रिया तथा परिणाम है, एक प्रकार की प्रक्रिया तथा परिणाम है। अधिगम एक सतत प्रक्रिया भी है। अधिगम जो होता है व्यवहार में परिवर्तन की जो प्रक्रिया होती है वही क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि सभी क्या हैं, सही हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से शिक्षण के सूत्र कौन कौन से हैं। ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सरल से जटिल की ओर, पूर्ण से अंश की ओर। दोस्तों आपको बता दें कि सभी ही क्या हैं, शिक्षण सूत्र हैं। ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सरल से जटिल और या तो पूर्ण से अंश की ओर। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कराए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण की प्रकृति की सटीक व्याख्या नहीं करता। शिक्षण एक अंतःक्रिया है। शिक्षण कला और विज्ञान दोनों है। शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है। शिक्षण केवल शिक्षक के लिए ही उपयोगी होती है। दोस्तों ये गलत है, ठीक है। शिक्षक केवल शिक्षक के लिए नहीं बल्कि सबके लिए, बच्चों के लिए भी उपयोगी होती है। शिक्षण एक अंतःक्रिया होती है, बिल्कुल सही। शिक्षण कला और विज्ञान दोनों होता है, ये भी सही है। शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है, जबकि दोस्तों शिक्षण केवल शिक्षक के लिए ही उपयोगी नहीं, वो सबके लिए उपयोगी होती है। इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान एक शिक्षक के लिए आवश्यक है, क्यों। नवीन शिक्षण तकनीकियों का ज्ञान प्रदान करता है। समस्त शैक्षिक समस्याओं का सफलतापूर्वक समाधान करने में सहायता करता है। मूल्यांकन की नवीन तकनीकियों को सीखने में शिक्षक की सहायता करता है। शिक्षक को स्वयं को समझने में सहायता करता है। बिल्कुल। शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान एक शिक्षक को इसलिए आवश्यक है कि समस्त शैक्षिक समस्याओं का सफलतापूर्वक समाधान करने में मदद या सहायता करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर 2 है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। इसी तरीके से अन्य वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।